स्वागत है आप सभी का गायत्री ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 31 के सेकंड टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोलाइसिस। हिंदी में इसे हम शुक्र कायांतरण के नाम से जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे शुक्र कायांतरण की क्रिया के बारे में। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जब भी क्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की, यानी जब भी शुक्र जनन की क्रिया होगी यानी नर युग्मक शुक्राणुओं का निर्माण होगा, तो उस समय दो चरणों में ये क्रिया होती है। पहले का हमने नाम दिया था स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। ओके, इस पहली चरण में शुक्राणु मात्र कोशिकाओं से शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का निर्माण होता है। और कल के लेक्चर में हमने इस पूरी क्रिया के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था और बताया था कि जब शुक्राणु मात्र कोशिका शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं में बदलती हैं तो तीन अवस्थाएं आती हैं: गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था और विभेदन अवस्था। इसी शुक्र जनन की जो दूसरी स्टेप है, उस दूसरी स्टेप का नाम स्पर्मेटोलाइसिस यानी शुक्र कायांतरण है। अच्छा, इस शुक्र कायांतरण को स्पर्मियोजेनेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हम स्पर्मेटोजेनेसिस की जो सेकंड स्टेप है स्पर्मेटोलाइसिस या स्पर्मियोजेनेसिस, जिसे हमने कहा है शुक्र कायांतरण, इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन स्पर्मेटोजेनेसिस की सेकंड स्टेप पर है। तो डिस्कस करेंगे कि इस चरण में क्या परिवर्तन होते हैं और ये सभी परिवर्तन आखिर आवश्यक क्यों है। तो डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोलाइसिस या स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में। तो डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है इस समय। तो थोड़ा सा कल वाला लेक्चर आपको याद होगा, तो हमने क्या किया था, हमने निर्माण करवाया था शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का, जिसे हम स्पर्म
मैटिड्स कहते हैं। और आज के इस चरण में हम क्या करेंगे, इन स्पर्मेटिड्स को हम परिवर्तित कर देंगे शुक्राणुओं में या स्पर्म्स में। तो अगर मैं एक डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या दे सकते हैं, शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं का शुक्राणुओं में परिवर्तन शुक्र कायांतरण कहलाता है। अब इन परिवर्तनों में होता क्या है वो हम समझते हैं कि जो स्पर्मेटिड्स थे दे आर लार्ज इन साइज, यानी जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं थी वे आकार में बड़ी थी। तो शुक्र कायांतरण के समय क्या होगा कि जब शुक्राणु बनेंगे तो वे साइज में छोटे हो जाएंगे। तो पहला जो परिवर्तन शुक्र कायांतरण के दौरान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं के आकार में कमी की जाए। कैसे होगी वो अभी हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। अब जब आकार बड़ा था तो जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं थी दे आर लेस एक्टिव, ये ज़्यादा सक्रिय या क्रियाशील नहीं थी। जबकि जो शुक्राणु है जिसका आकार छोटा होता है, इस कारण ये शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं की तुलना में अधिक सक्रिय या मोर एक्टिव होते हैं। तीसरी बात कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं हैं, दे आर नॉन मोटाइल, यानी ये अगतिशील है। जबकि जो शुक्राणु होते हैं दे आर मोटाइल, गतिशील होते हैं। तो अगर मैं एक और परिभाषा देना चाहूं शुक्र कायांतरण की तो क्या दे सकते हैं कि इस क्रिया में बड़े आकार वाले, कम सक्रिय, अगतिशील शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं को छोटे आकार वाले, अधिक सक्रिय और गतिशील शुक्राणुओं में परिवर्तित किया जाता है। तो ये एक हमने परिभाषा डिस्कस की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर शुक्र कायांतरण की क्रिया में होता क्या है। अब हम डिस्कस करेंगे कि शुक्र कायांतरण के समय जो भी परिवर्तन होते हैं वो किस प्रकार के परिवर्तन हैं और उन परिवर्तनों का उद्देश्य केवल इतना है कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिका है जिसकी ये प्रॉपर्टीज हैं उसे शुक्राणु में बदल दिया जाए जिसकी प्रॉपर्टीज इसकी तुलना में अलग है, और इसीलिए ये क्रिया हो रही है। अब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वन बाय वन हम डिस्कशन करेंगे। बहुत सिंपल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक शॉर्ट नोट आपके इस पर बनता है। ओके, तो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट चेंज पर डिस्कस करेंगे कि इस क्रिया के समय पहला परिवर्तन क्या होगा। तो नंबर 1 संरचना बनेगी, संरचना का नाम है तो आप नाम याद कर लें। एक संरचना है नेबेन कैरेन, नेबेन कैरेन।
क्या हुआ, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिका है उसका आकार बड़ा है, और आकार बड़ा है इसका मतलब उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है। तो जो पहला परिवर्तन शुक्र कायांतरण की क्रिया के समय होगा वो क्या होगा कि जो अतिरिक्त कोशिका द्रव्य है जिसकी आवश्यकता नहीं है, शुक्राणु पूर्व कोशिका क्या करेगी, शुक्र कायांतरण के दौरान उस अतिरिक्त कोशिका द्रव्य को डिस्कार्ड यानी बाहर मुक्त कर देगी। किसको मुक्त किया है, इट इज एडिशनल यानी अतिरिक्त कोशिका द्रव्य की बात की। तो जितना भी अतिरिक्त कोशिका द्रव्य था शुक्राणु पूर्व कोशिका ने शुक्र कायांतरण की क्रिया के दौरान उसे बाहर मुक्त कर दिया। तो अब क्या हुआ, केवल उतना ही कोशिका द्रव्य शेष रहा जो आवश्यक है, और वो सभी जो आवश्यक कोशिका द्रव्य था वो शुक्राणु के मध्य खंड, जब शुक्राणु की संरचना पढ़ते हैं तो उसमें 4 भाग होते हैं, हेड यानी शीर्ष भाग, फिर नेक यानी ग्रीवा, फिर मिडल पीस मध्य खंड, और टेल यानी पूंछ। ये 4 भाग हैं। तो जो आवश्यक कोशिका द्रव्य है वो मध्य खंड वाले भाग में व्यवस्थित हो जाएगा, और इसी व्यवस्थित हुए आवश्यक कोशिका द्रव्य को नेबेन कैरन के नाम से जाना जाता है। तो जो पहला परिवर्तन हमें दिखाई दिया शुक्र कायांतरण के समय वो था नेबेन कैरन का निर्माण। और क्या हुआ इस निर्माण के समय वो आपको समझ में आया, और नेबेन कैरन कहाँ है, क्या है, ये जानकारी भी आपको समझ में आई। अब हम आगे चले दूसरे परिवर्तन की ओर, और वो दूसरा परिवर्तन है फिर एक संरचना बनती है शुक्र कायांतरण के दौरान, उस संरचना का नाम है मैनचीट का निर्माण। नाम याद रहेगा। क्या होता है कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिका है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया का काम कोशिका में ऊर्जा एनर्जी से संबंधित होता है। तो शुक्राणु पूर्व कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई थी, व्यवस्थित या एक जगह ग्रुप में नहीं थी। तो शुक्राणु पूर्व कोशिका की ये माइटोकॉन्ड्रिया बिखरी हुई थी, इस कारण शुक्राणु पूर्व कोशिका लेस एक्टिव, कम सक्रिय थी। तो क्या हुआ, शुक्र कायांतरण के समय ये सभी माइटोकॉन्ड्रिया जाकर अरेंज हो गई, व्यवस्थित हो गई। कौन से भाग में, शुक्राणु के मध्य खंड वाले भाग में, मिडल पीस में जाकर इकट्ठी हुई। कौन इकट्ठा हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया। और इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ने मध्य खंड में व्यवस्थित होकर जो संरचना बनाई उस संरचना का नाम दिया गया मैनचीट। तो फायदा क्या हुआ कि शुक्राणु को जो ऊर्जा है
वो एक साथ चाहिए, अलग अलग टुकड़ों में आवश्यकता नहीं है। तो उसे अपनी ऊर्जा एक साथ लेने की आवश्यकता होती है, और ऐसा तभी संभव होगा जब सभी माइटोकॉन्ड्रिया एक ही स्थान पर व्यवस्थित हो, बिखरी हुई नहीं होनी चाहिए। और इसी क्रम में शुक्र कायांतरण के समय शुक्राणु पूर्व कोशिका की सभी माइटोकॉन्ड्रिया मध्य खंड में व्यवस्थित हुई और उन्होंने निर्माण किया मेन चीट का, ताकि आवश्यकता के समय शुक्राणु को ऊर्जा एक साथ प्राप्त हो सके। तो एक हमने पढ़ा नेबन कैरन का निर्माण, दूसरा हमने पढ़ा मेन चीट का निर्माण। आगे चले, तीसरा परिवर्तन टेल का निर्माण, पूंछ का निर्माण। शुक्राणु गतिशील है, हमने भी डिस्कस किया था कि शुक्राणु पूर्व कोशिका अगतिशील होती है, नॉन मोटाइल है, जबकि जो स्पर्म है, शुक्राणु है, वो मोटाइल है, गतिशील है। तो क्या हुआ कि शुक्राणु पूर्व कोशिका में जो सेंट्रियोल था, आप इसे तारिका के नाम से जानते हैं, तो सेंट्रियोल विभाजित हुआ और उसने निर्माण किया प्रॉक्सिमल यानी समीपस्थ तारिका और डिस्टल सेंट्रियोल, दूरस्थ सेंट्रियोल। तो जो दूरस्थ सेंट्रियोल था, डिस्टल सेंट्रियोल था, उसने शुक्र कायांतरण के दौरान टेल यानी पूंछ का निर्माण किया। शुक्राणु का मुख्य भाग है पूंछ, और शुक्राणु की स्विमिंग यानी जो गतिशीलता है उसके लिए ये पूंछ उत्तरदायी है, और इसका निर्माण दूरस्थ तारिका से हुआ है। जब ये तारिका से बनी हुई संरचना है तो पूंछ में माइक्रोट्यूब्यूल उपस्थित होते हैं। 11th क्लास में हमने तारिका की संरचना पढ़ी थी और उसमें ऐसा पढ़ा था कि ये एक माइक्रोट्यूब्यूलर संरचना है। तो वैसे ही पूंछ सेंट्रियोल से बनी है, इसलिए ये भी एक माइक्रोट्यूब्यूलर संरचना है जो शुक्राणु की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी है। तो 3 परिवर्तन हुए। अगले परिवर्तन पे आगे बढ़ते हैं। जो अगला परिवर्तन शुक्र कायांतरण के समय हुआ वो है एक विशेष संरचना बनती है जिसका नाम है एक्रोसोम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से डिस्कस करना है हमें। तो अगली जो संरचना बनी शुक्र कायांतरण के समय, उस संरचना का नाम है एक्रोसोम। ये शुक्राणु के शीर्ष भाग पर यानी हेड वाला जो पार्ट है वहां पर एक कैप टोपी नुमा संरचना है और उसी संरचना का नाम दिया है एक्रोसोम। तो शॉर्ट में लिख दे, शुक्राणु के हेड पर ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है, टोपी नुमा संरचना है, उसका नाम दिया एक्रोसोम। अब होता क्या है कि इस एक्रोसोम का निर्माण कोशिका का एक अंग है गोल्जी काय। उस गोल्जी काय की संरचना में सिस्टर्नी उपस्थित होती है। तो उन सिस्टर्नी के द्वारा या उन गोल्जी काय के द्वारा शुक्राणु के शीर्ष पर शुक्र कायांतरण के दौरान इस एक्रोसोम नामक संरचना का निर्माण किया जाता है। होता क्या है कि शुक्र कायांतरण के समय गोल्जी काय आकर शुक्राणु के शीर्ष पर एकत्रित हो जाती है।
उसके बाद इन गोल्जी काय के द्वारा शुक्राणु के शीर्ष पर निर्माण किया जाता है एक्रोसोम वेसिकल का या एक्रोसोम आशय का निर्माण होता है। ये लगातार आकार में बढ़ता है और फिर अंत में इसी से एक्रोसोम नामक संरचना का निर्माण होता है। तो संरचना कहाँ है? शीर्ष पर। संरचना का निर्माण किससे हुआ? गोल्जी काय के द्वारा हुआ। अब एक्रोसोम में क्या इंपॉर्टेंट है कि एक्रोसोम में या एक्रोसोम क्या करता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है, विघटनकारी एंजाइमों को मुक्त करता है और निषेचन की क्रिया जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करता है। अभी डिटेल डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो एक्रोसोम बेसिकली निषेचन के समय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज करता है। ये एंजाइम ठीक किसके जैसे हैं? लाइसोसोम के जो एंजाइम है उसके जैसे, इसलिए इसे सामान्यतः एक्रोसोम को जिएंट लाइसोसोम या वृहद लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ तक ठीक। तो जिस तरह से एंजाइम लाइसोसोम के विघटनकारी है, वैसे ही विघटनकारी एंजाइम किसके हैं? एक्रोसोम के। अब इनमें से दो एंजाइम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नाम याद कर लें। पहले एंजाइम का नाम है कैथेप्सिन और दूसरे एंजाइम का नाम है हाई एल्यूरोनिडेज। होता क्या है कि निषेचन के समय शुक्राणु का संलयन अंडाणु मादा युग्मक से होता है। तो मादा युग्मक की अगर हम संरचना देखें, आगे हम डिस्कस करेंगे oogenesis के समय, तो मादा युग्मक अंडाणु के चारों ओर दो आवरण हैं। एक का नाम है कोरोना रेडिएटा, दूसरे का नाम है जोना पेल्यूसिडा। इन आवरणों में हाई एल्यूरोनिक अम्ल है। तो निषेचन तब होगा जब शुक्राणु इन आवरणों को भेद कर या उन्हें नष्ट करने में समर्थ हो पाएगा। तो ये काम एक्रोसोम के इन एंजाइमों के द्वारा किया जाता है और इस प्रकार एक्रोसोम निषेचन की क्रिया में सहायता करता है। तो आज हमने एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया। शुक्र जनन का सेकंड पार्ट है ये, शुक्र कायांतरण। और इस क्रिया में क्या होता है? शुक्राणु पूर्व कोशिकाओं को शुक्राणुओं में परिवर्तित कर लिया जाता है। इस समय मोटे रूप से ये 4 परिवर्तन होते हैं और ये सब परिवर्तन केवल इसलिए हुए कि जो शुक्राणु पूर्व कोशिकाएं थी वो आकार में बड़ी थी, कम सक्रिय थी, अगतिशील थी, और जो शुक्राणु शुक्र कायांतरण के द्वारा बने वो अधिक सक्रिय हैं, आकार में छोटे हैं और गतिशील हैं, और इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन शुक्र कायांतरण के समय होते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।